तो जय हिंद सभी छात्रों को। और जैसा कि संविधान की अगली श्रृंखला में हम लोग मौलिक अधिकारों में पिछली क्लास में आर्टिकल 18 तक हम लोगों ने क्लियर किया था। अगले टॉपिक की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो मौलिक अधिकारों की चर्चा जो कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच की गई है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से अपनाए गए हैं। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या है 6 में पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तो राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार। इस बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्लास को देखा था। आज बात अगले की। आज हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार अगर हम देखें जिसकी बात कही गई है आर्टिकल 19 से 22 के बीच, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे बताया गया है। राइट टू फ्रीडम के बारे में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है मौलिक अधिकारों में, और भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। बहुत बार ये प्रश्न आया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में। मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों की भी वर्तमान में कुल संख्या है 6, और भारत के संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के द्वारा मिली या दी गई कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6। मौलिक अधिकारों की भी संख्या 6, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के आधार पे भारत के नागरिकों को प्राप्त 6 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ भी है। तो 6 और 6 दो जगह अलग अलग आ रहा है, बाकी ध्यान देने का आपका काम है। ठीक, मेरा इशारा काफ़ी है। अब सामने पेड़ पे बाज बैठा है कि तोता, ये आपकी निगाहें हैं। जैसी दिव्य दृष्टि होगी आपकी, वही जजमेंट होगा आपका। तो बाकी तो आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही हैं। आप लोग कंपटीशन की दुनिया में आप अपनी जगह पे लेटे लेटे जज कर दे रहे होंगे। बेकार हैं, सही हैं, ठीक हैं, जो भी चीज़ें हो रही होंगी। फिलहाल इन घटनाओं को आप अपने अंदर तक रख के और खिलखिला सकते हैं। बाकी आगे की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहली, जिसे हम सेक्शन ए बोल सकते हैं या 1 बोल सकते हैं, आर्टिकल 19 ए में कह रहा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति, भारत के हर नागरिक को अपनी बात बोलने का, अपनी अभिव्यक्ति का आज़ादी का अधिकार है, अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत। अब बात ये आती है कि किस प्रकार की अभिव्यक्ति। भाला लेके चले जाएंगे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने, आर्मी एग्जाम पेंडिंग में है, जल्दी दो फैसला नहीं तो तुमको हम भोग देंगे। अनेक राज्य सरकारों के द्वारा सरकारी नौकरियों का अकाल पड़ा है। वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो मोहम्मद बिन तुगलक हो गए हैं, हमारा दीवाने कोई विभाग बेकार हो गया, हर जगह अकाल पड़ गया है, अब कहाँ से हम लगान वसूलें। वो कह रहे हैं राजकोष खाली है, कहाँ से नौकरी दे दें। अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता, ये आज़ादी जो आपको प्राप्त हुई है, नागरिकों को जो मिली हुई है हम सबको, वो संवैधानिक मर्यादा के अंदर। अब संवैधानिक मर्यादा क्या है, उसका निर्धारण तो प्रशासन करता है, उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है शांतिपूर्ण तरीके से। संवैधानिक मर्यादा, अब देशद्रोही ना हो कि देश के खिलाफ जहर उगल रहे हों, ऐसा काम नहीं करना है। फिर कह रहा है शांतिपूर्ण निरायुध, बिना किसी हथियार के। निरायुध का मतलब, आयुध का मतलब हथियार। अब हथियार में कुछ भी आ जाएगा, डंडा, भाला, पचकी, आवाज़ की AK-47 से लेकर के XYZ, जो भी कमर पे बंद कर लेते हैं, हाथों में लेके चलते हैं, गले में लगा लेते हैं, क्या करते हैं, कुल मिलाकर के। दूसरा जो पॉइंट है, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की बात करता है, ये B के अंतर्गत। अगर हम तीसरे की बात करें तो आप 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में पहली वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी पाते हैं, दूसरी शांतिपूर्ण सम्मेलन की आज़ादी, तीसरी संगठन या संघ बनाने की। कैसा संगठन? आप श्रमिक संगठन बना लीजिए, आप कोई कंपनी खोल लीजिए, आप कोई फर्म बना सकते हैं, आप कोई पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हैं, आप कोई NGO बना सकते हैं। ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है संविधान के आर्टिकल 19 के C खंड के द्वारा। अब कह रहा है अगला, अबाध संचरण, भारत के अंदर कहीं भी घूमने की आज़ादी,
ऐसा नहीं है तमिलनाडु का आदमी जम्मू कश्मीर नहीं जा सकता, नहीं भाई तुम तमिल बोलते हो, हमारे यहाँ डोगरी चलती है, हम तुमको नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक का आदमी अयोध्या राम मंदिर देखने नहीं आ सकता, आ सकता है, वो लखनऊ का लुल्लू मॉल देखने भी आ सकता है। अब लखनऊ वाले बोर्ड लगा दें, नहीं अगर ये आएंगे, उद्धव ठाकरे अगर अयोध्या की तरफ बढ़े तो फिर हम उनकी गोली निकाल लेंगे। तो ये अपनी अलग बातें हैं, अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर संवैधानिक बात की जाए तो आप किसी को रोक नहीं सकते। संगठन या संघ बनाने का अधिकार और उसके बाद अबाध संचरण, भारत के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी पहले धारा 370 के आधार पर वहाँ पे नहीं था, लेकिन अब वहाँ भी है। मतलब घूमने का आधार का मतलब निवास और बस जाना वहाँ पे नहीं था। आप घूमने के साथ साथ आप कहीं भी पूरे भारत के अंदर जहाँ पे अनुसूचित जातियों का क्षेत्रीय प्रशासन कुछ अलग तरीके से ना हो, विशेष राज्य के अंतर्गत उनके कुछ नए नियम कानून ना हो, बाकी आप अपना निवास बना सकते हैं और कहीं भी आप अपना घर बना के वहाँ बस सकते हैं, रह सकते हैं। अगली बात, आजीविका, अपना जीवन यापन करने के लिए आप व्यापार या कारोबार, इसमें से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो डी में अबाध संचरण, ई में आपका निवास और एफ के अंतर्गत आजीविका। अब एक बात आती है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता था, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल था, कौन सा वो मौलिक अधिकार था जिसे हटाया गया। तो आपको पढ़ने को मिला होगा अनुच्छेद 19, पहले ये चा हुआ करता था हिंदी का, उसको हटाया गया किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसको अब ले जा करके 300 का में एक नया आर्टिकल बना के जोड़ दिया गया संपत्ति के अधिकार को। ऐसा क्यों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्यों हटाया गया और इसे कानूनी अधिकार अब बना दिया गया, ऐसा क्यों? अब इसलिए कि देखिए, संपत्ति का अधिकार अगर आपका मौलिक अधिकार है और सरकार कोई भी कार्य करना चाहती है, उसके लिए उसको जमीन के जो, कोई फैक्ट्री लगानी है, रेलवे बिछानी है, कुछ भी करना है, एक्सप्रेस वे बनाना है, तो उसको क्या चाहिए, संपत्ति। किसकी संपत्ति, आपकी जमीन। और आप कह रहे हैं हम देंगे नहीं। तो आप बताइए, कोई भी कार्य हो, सपोज दैट एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं कि कोई एक्सप्रेस वे यहाँ से जा रहा है। अब वो एक्सप्रेस वे गांव के यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा हम भैया अपनी ज़मीन नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, एक्सप्रेस वे मोड़ देंगे। फिर ये कह रहे हैं हम अपनी नहीं देंगे, तो ये एक्सप्रेस वे है कि सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। इस बात से परेशान होकर के 1978 में मोरारजी देसाई ने अपनी ज़िंदगी में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कोई अच्छा कार्य अगर कोई एक किया है तो यही था उनका, जो कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति को मौलिक अधिकारों से हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया। बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 20 की तरफ। अनुच्छेद 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि, किसी भी नागरिक को उसने कोई कुकृत्य किया है, अपराध किया है, उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का दोष गढ़ना है न्यायालय उसके ऊपर या पुलिस कार्यवाही के द्वारा, तो उसके भी संबंध में उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है, दोहरे दंड से संरक्षण। किसी एक व्यक्ति को एक ही समय में किए गए सामान्य कार्य के लिए, एक ही रात में उसने 5 लोगों का मर्डर किया है, तो 5 बार फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, फांसी पे एक ही बार जाएगा वो। दोहरे दंड से संरक्षण, एक ही काम के लिए उसको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। और स्वयं के विरुद्ध, किसी भी बंदी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध अपने ही खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस बात का प्रोटेक्शन मिलता है दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 के अंतर्गत। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमको अपने कंपटीशन का टॉपिक, गंगा में आदमी जब जाता है तो पूरा गंगा नदी भर के नहीं लाता है, बस एक प्लास्टिक के डिब्बे में 20 रुपये के डिब्बे में उतना ही पानी लेकर के आता है कि हमारे घर में कभी काम आएगा। 2 ही चीज़ों में वो काम आता है, बाकी आप जानकार हैं। अच्छा, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात अभी अभी हमने की, एक बार पुनः वापस अगर इस पे आएंगे तो किस प्रकार के वाक्य एवं अभिव्यक्ति, प्रदर्शन कर सकते हैं आप, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन आपका शांतिपूर्ण हो, धरना आपका शांतिपूर्ण हो, अशांतिपूर्ण ना हो, इस बात का ध्यान रहे। प्रेस की स्वतंत्रता, जितने भी न्यूज़ चैनल है जो मन में आ रहा है वो, NDTV भी आजकल पता चल रहा है कि उसको भी हटाने खरीद लिया है। और रवीश कुमार, एक सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा था, उसको भी जो है लोगों ने घायल कर दिया। ये प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत। राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, कोई किसी को मना नहीं कर सकता, किसी भी जाति धर्म पंथ का हो। इस भारत के अंदर सभी को राष्ट्रीय ध्वज, अपना तिरंगा फहराने का अधिकार है, कोई भी इसके ऊपर मना नहीं कर सकता। और वाणिज्यिक भाषा जो है, जो कॉमर्शियल लैंग्वेज होती है एडवर्टीजमेंट की, व्यापार की भाषा में सभी को आज़ादी है। तमिलनाडु वाले अपना विज्ञापन तमिल में देंगे, कर्नाटक वाले कन्नड़ में देंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में देंगे, आसाम वाले आसामी, उड़ीसा वाले उड़िया,
हिंदी भाषी क्षेत्र के अपना विज्ञापन हिंदी में दें, उनका जो अपना लोकल लैंग्वेज है उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वाणिज्यिक भाषा के अंतर्गत विज्ञापन में, इसके लिए आप मना नहीं कर सकते। बहुत सारे चैनलों को आपने देखा होगा, टेलीग्राम पे पता चला हमने जीएस की बहुत अच्छी क्लास हो की और वो पूरा मराठी लिख के आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये उनको आज़ादी के अधिकार है। उसके बाद अगला आरटीआई सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 पढ़े होंगे आप, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पास हुआ था। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम इसी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही बनाया गया। और इसके बाद आपका चुप रहने का अधिकार, कोई व्यक्ति नहीं बोलना चाहता है उसको आप ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकते, किसी को भी चुप रहने का भी अधिकार है। और मेनका गांधी के एक विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कन्फर्म किया था किसी भी भारतीय नागरिक को विदेश जाने का अधिकार है। हाँ, उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप न लगा हो कि वो देश से बाहर ना जा सके, ऐसा कोई कार्य उसने गलत ना किया हो कि उसको, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया, अब नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं जिनका 10,000 करोड़ के ऊपर हो रहा है वो सब भाग जा रहे हैं। तो विदेश जाने का अधिकार तो है, लेकिन वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की भी कमी है अपनी कि वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये बातें थी। आर्टिकल 19 और 20 के बारे में हमने देखा। आर्टिकल बढ़ते हैं 21 की तरफ, और अगर अनुच्छेद 21 में आते हैं तो अनुच्छेद 21 को आप ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 21 अलग है, अनुच्छेद 21A अलग है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है। प्राण, प्राण का मतलब अपना प्राण, अपना सांसें, और दैहिक का मतलब अपनी बॉडी। इससे क्या संबंधित स्वतंत्रताएं हमको मिलती? किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा का अधिकार है। राम ने श्याम को चाकू मार दी, हम गए डॉक्टर के पास राम को लेकर के, डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं ये तो पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं, अरे ये नहीं कर सकते आप। चिकित्सा सहायता पाने का सब परमानंद कटारा बनाम एक मामला आया था, उसके बाद इसको यहाँ पे शामिल किया गया और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया गया कि किसी भी नागरिक को किसी भी स्थिति में सर्वप्रथम, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, सबसे पहला आपका कर्तव्य यह है कि आप उसको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएं। उसके लिए पुलिस कार्यवाही का इंतजार नहीं किया जाएगा। जीवन से बढ़ के पुलिस कार्यवाही नहीं है। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। निःशुल्क खाद्य सामग्री, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो निःशुल्क खाद्य सामग्री सभी नागरिकों को पाने का अधिकार है। अगला, प्रदूषण मुक्त जल और वायु, किसी भी हर नागरिक को देश के शुद्ध जल और शुद्ध पानी, शुद्ध हवा की बात कही जाती है, ये इसी के अंतर्गत शामिल है। आप कोई ऐसा फर्म खोल दीजिए अपनी कॉलोनी में कि पूरा पॉल्यूशन हो जाए और आपके खिलाफ कोई जा करके कार्यवाही कर रहा है, तो वो किस आधार पे कर रहा है कि भैया पूरा हमारा कॉलोनी का माहौल गंदा कर दिया। तो प्रदूषण मुक्त रहना है, पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, प्रदूषण मुक्त जल और वायु पाने का सभी नागरिक को अधिकार है। अगला, जीवन जीने का अधिकार, लेकिन जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीवन जीने का अधिकार सबको है, लेकिन खुद से मरने का अधिकार ये खुद से नहीं है अभी तक भारत के संविधान में। अगला, राइट टू प्राइवेसी, करंट के टॉपिक में ये क्वेश्चन खूब उड़ा है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको भी शामिल किया गया। कब? किसी का मोबाइल फ़ोन आप टैप कर रहे हैं, गलत है ये। आप किसी का मोबाइल फ़ोन बगैर उसकी अनुमति से टैप नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो निजता के अधिकार में अगर कोई अपनी प्राइवेसी लेकर चल रहा है तो उसकी प्राइवेसी को आप ज़बरदस्ती भंग नहीं कर सकते। ठीक, ये बात यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंतर्गत इस तरीके से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बातें कही गई हैं। बढ़ते हैं आर्टिकल 21A की तरफ। सबसे पहली बात, 21A कब जोड़ा गया? मोहिनी जैन का एक मामला था, मोहिनी जैन का एक मामला था और मोहिनी जैन के मामले में ही आर्टिकल 21 को जगह दी गई। संविधान में नया संशोधन किया गया इसके लिए, और नया संशोधन क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। किसके मामले में? मोहिनी जैन के मामले। मोहिनी जैन के मामले में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार, ये एक अधिनियम बना करके, एक नया कानून बना के इसको आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कहता है। आर्टिकल 45 के स्थान पे इसमें संशोधन किया गया, क्योंकि आर्टिकल 45 वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, वहाँ भी यही बात कही गई है। आर्टिकल ए और आर्टिकल 45 में थोड़ा सा डिफरेंस, वहाँ राज्य का कर्तव्य है कि वहाँ राज्य का कर्तव्य है कि राज्य अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात वो खुद करे, लेकिन यहाँ पे कहा गया है हर नागरिक को 6 से 14 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है।
अब बात ये होती है कि मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया, लेकिन लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान में कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। निःशुल्क और अनिवार्य, बहुत ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य। अनिवार्य किसका काम है? बच्चा रोज स्कूल जाए, वो माता पिता का कर्तव्य है। और इसीलिए इस आर्टिकल 21A को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, कौन सा मौलिक कर्तव्य बनाया गया? 11वां मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत बच्चे को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजने का कार्य किसका है? माता पिता का। तो ये समझिएगा ये अभी कि क्या इस देश के हर माता पिता बिल्कुल पाक साफ हैं? क्या वो अपने मौलिक अधिकारों का खुद इस्तेमाल करके कहीं ऐसा तो नहीं अपने बच्चे के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं? ये माता पिता के लिए है, इस बात को कभी फुर्सत में सोचिएगा। ये 11वां मूल कर्तव्य है हमारा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तो सरकार देगी, लेकिन बच्चा अनिवार्य रूप से स्कूल पहुंचेगा। वो मास्टर जी घर घर से सुबह 8 बजे बुलाए, उठ जाओ आ जाओ चल स्कूल, नहीं कर पाएंगे। ये आपका कर्तव्य है, आपका फ़र्ज है। इन सारी बातों के साथ बात आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम लोग यहाँ तक चर्चा किए। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम रोकते हैं। अगले नए वीडियो के साथ, अगले इसी टॉपिक के साथ फिर से आपको बहुत जल्द मिलते हैं। जय हिंद।